के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 17 में मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के वेबिनार का महत्वपूर्ण विषय है साइबर अपराध से सुरक्षा का अधिकार। इस विषय पर हमारे आज के मुख्य अतिथि व विशेषज्ञ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री नरवीर सिंह राठौर जी है, जो हमसे साइबर अपराध से सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में मैं पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। हम अक्सर न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ चैनल्स व आम जिंदगी में आम दिन साइबर क्राइम से रिलेटेड खबरें पढ़ते व सुनते हैं। आपने अक्सर सुना होगा किसी व्यक्ति ने मेरा बैंक अकाउंट हैक कर लिया और सारे पैसे निकाल लिए। स्कूल कॉलेज की छात्राओं व महिलाओं का फेसबुक आईडी हैक होना, फोटो का मिसयूज व इससे संबंधित ब्लैकमेलिंग, फोन पर आपसे झूठ बोलकर बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर ऑनलाइन ठगी करना, सही विज्ञापन का दावा करके आपके डाटा को सेव व दुरुपयोग करना। इस प्रकार न जाने कितने मामले हैं जो साइबर क्राइम व सिक्योरिटी से जुड़े हैं। ये आज के कंटेम्प्रेरी युग की एक गंभीर समस्या है जिसका व्यक्ति के जीवन पर, समाज पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम व वेबिनार का उद्देश्य है हम साइबर क्राइम होने से कैसे खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं, यदि किसी के साथ ऐसा घटना होती है तो वो कैसे पुलिस की सहायता ले सकता है, इससे संबंधित क्या अधिकार है, ये सब जानकारी हमारे आज के मुख्य वक्ता हमारे समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रेरणा स्रोत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता व जनसंचार विभाग में सीनियर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वेबिनार में जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मेरा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में विजुअली इम्पेयर्ड पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मिस प्रतिभा ठाकुर से अनुरोध रहेगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि का वेलकम करें। मिस प्रतिभा जी। धन्यवाद अभिषेक सर। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा में आज का विषय साइबर अपराध से सुरक्षा का अधिकार है। इस परिचर्चा में मैं आज सभी उन गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ जो इसमें जुड़े हैं। साथ ही विशेष स्वागत करती हूँ श्री नरवीर सिंह राठौर जी, जो कि आज के हमारे विशेष वक्ता हैं। श्री नरवीर सिंह राठौर जी हिमाचल प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, साइबर अपराध के महत्वपूर्ण पद पे तैनात हैं। उनके पास आपराधिक मामलों की छानबीन का लंबा अनुभव रहा है। श्री राठौर जी ने वर्ष 1996 में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की थी। उन्हें अनेक गंभीर अपराधों की गुत्थियां सुलझाने और अपराधियों को सजा दिलाने का श्रेय जाता है। वर्ष 2008 में वे पदोन्नत होकर हिमाचल पुलिस सेवा में डीएसपी बने। उन्हें 2020 में एडिशनल एसपी साइबर क्राइम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वह इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराधों के जाने माने विशेषज्ञ हैं। वह मूल रूप से शिमला जिले के निवासी हैं। सर, मैं आज की इस परिचर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा ठाकुर जी। अब मेरा उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत, समाज कार्य व सेवा में अग्रणी रहने वाले, दिव्यांगता मामला के नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सदैव छात्र छात्राओं के प्रिय व हित में कार्य करने वाले प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो इस विषय से संबंधित थोड़ी सी पृष्ठभूमि बांधे। माननीय प्रोफेसर अजय सर। धन्यवाद अभिषेक। आज के हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं श्री नरवीर सिंह राठौर जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये विषय जो आज हमारे साथ वो डिस्कस करेंगे, हम सभी उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं होगा जो कि
कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता हो या उससे प्रभावित ना होता हो। ये हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है और हम सभी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं। और इस विषय को हमारा रखने का एक ये भी उद्देश्य है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसमें शायद इसका नाम नहीं होगा राइट टू बी सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट और अन्य कई हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये हमारा एक बुनियादी अधिकार है या हमारा मानवाधिकार है। हम इस प्रकार के विषय अभी तक 16 साप्ताहिक परिचर्चा या वेबिनार के माध्यम से हम उठा चुके हैं, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके मानवाधिकार, उन एक कार्यक्रम हुआ जो सड़कों पर घूमने वाले मनोरोगी हैं, बेसहारा मनोरोगी, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनके मानवाधिकार क्या हैं। और उमंग फाउंडेशन के माध्यम से अगर हमने 350-400 सड़कों पर घूमने वाले मनोरोगियों को जो है बचाया है, उनको हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल या घर भिजवाया है, कैसे किया है, ये एक्सपीरियंसेस शेयर हुए। इसके साथ ही हमने ट्रांसजेंडर के राइट्स, आरटीआई पर और मरीजों के अधिकार और हमारे बच्चों के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, हमारी माताओं, बहनों, महिलाओं के अधिकार, इसमें अपने अपने विषय से जुड़े जो हमारे कमीशन है उनके चेयरपर्सन्स आए या सीनियर लोग आए। और अभी हमारा पिछला था वो एपिसोड था कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। उसमें मंडी की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री जी हमारे साथ थी। इसके साथ ही हमने ड्रग्स और मानवाधिकार पर भी एक कार्यक्रम किया जिसमें नशा निवारण बोर्ड के हमारे राज्य के सलाहकार और संयोजक श्री ओपी शर्मा हमारे साथ थे। तो इसी प्रकार जो हमने 16 जो कार्यक्रम किए, ये ऐसे थे जो हमारे ज्यादातर समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और छूते हैं। और हमारा उद्देश्य इसमें थोड़ा सा एकेडमिक इनपुट देना है। इसके साथ ही ज्यादातर 99% लोग हमारे साथ, आज तो थोड़े कम जुड़े हैं क्योंकि हिमाचल में काफी मौसम खराब है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लेकिन हमारा इसका उद्देश्य थोड़ा एकेडमिक इनपुट देने के साथ साथ, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स, एमए, पीएचडी और इस प्रकार के विद्यार्थी हमारे यहाँ कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला के, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड तक के विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं और उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इस युवा वर्ग को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना करियर भी बनाएं, लेकिन साथ साथ समाज के उस वर्ग को भी अपने ध्यान में रखें जिसे महात्मा गांधी ने लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी कहा था। ये लोग उस मशाल को लेकर के चलेंगे जो दूसरे के घरों में पिछड़े, गरीब, ऐसे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके घरों में कुछ ना कुछ रोशनी पहुंचाएगी। ये मशाल ये लोग लेकर के चल रहे हैं, हमारे युवा वर्ग लेके चल रहे हैं। आज के हमारे जो विशेषज्ञ वक्ता हैं, उनसे हम सबकी अपेक्षा है कि वो साइबर क्राइम से जुड़े हमें कानून के बारे में जानकारी दें, क्योंकि हम सब कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें लॉ पता नहीं होता है। साइबर ठगी कैसे होती है ये भी हमें पता नहीं होता है। अखबार में हम पढ़ते हैं और फिर अगली खबर की तरफ चले जाते हैं। उसको दिमाग में हमारे रजिस्टर नहीं हो पाती है वो बात कि आखिरकार ये बात हुई कैसे। इस पे लाखों रुपए लोग लुटा चुके हैं और अभी भी रोजमर्रा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे युवा पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड सीनियर ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि हम समझते हैं कि काफी जागरूक होंगे, लेकिन वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से जो
जरिए या कंटेंट के जरिए हम अक्सर ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो जाते हैं। अभी कुछ ऐप ऐसे बने थे जिसमें हिंदू महिलाओं का के बारे में अपमानजनक बातें थी, टिप्पणियां थी, और उसके बाद एक ऐप बुल्ली बाई नाम से भी बना जिसमें कि उसके जवाब में मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां थी। हालांकि ये सारे मामले न्यायालय के विचाराधीन होने वाले हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन हम सब इनके शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, और अगर हम साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो क्या करें, और किस प्रकार से हम दूसरों को भी जागरूक करें कि वो इसका शिकार ना हो पाए। तो आज के हमारे विशेषज्ञ बहुत ही लंबे अनुभव वाले हैं और काफी इनको जानकारी है, काफी केसेस आपने सुलझाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने प्रतिभागी अभी जुड़े हैं वो सारे इसका लाभ उठाएंगे। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की कई ऐसी छात्राएं भी अभी जुड़ने वाली हैं, कुछ जुड़ी हैं, कुछ जुड़ने वाली हैं, जो कि पूरी तरीके से दृष्टिबाधित हैं, ब्लाइंड हैं, और डीयू में कोई झारखंड से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई पश्चिम बंगाल से, वो भी जुड़ेंगी। हमारे साथ शायद जुड़ चुकी होंगी सेंट जेवियर्स कॉलेज की कैप्टन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, जो कि वहां जूलॉजी की जो है सहायक प्रोफेसर हैं, और एनसीसी की भी आप कमांडर हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो एनसीसी के जरिए, एनएसएस के जरिए ये बात हमारी दूर तक जाएगी। हमारे साथ श्री अजय वशिष्ठ भी शायद जुड़ गए होंगे, जिनके पास एनसीसी का कार्यभार है, और जो जुब्बल कोटखाई में एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके साथ ही एपीजे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्यार सिंह, जो कि वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी है मास कम्युनिकेशन के, साथ ही एनसीसी के भी जो आर्मी विंग है उसका उनके पास काम है। तो हमारा ये जो वेबिनार है ये उन लोगों तक पहुंच रहा है जो कि इस आवाज को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समाज में व्यापक रूप से इसको ले जाएंगे, और समाज के उन वर्गों तक इस आवाज को, आज के विशेषज्ञ वक्ता की आवाज को ले जाएंगे, ताकि लोग सावधान हो और साइबर क्राइम से उनका बचाव हो सके। और मीडिया के माध्यम से कल हम इसका प्रेस नोट निकालेंगे, जो कि एक दिन बाद के अखबारों में आएगा, कि किस प्रकार से हमारे विशेषज्ञ वक्ता ने हमें आगाह किया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, और इसी के साथ जो भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन से श्रीमती विजय लांबा भी जो कि एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जिनके माध्यम से हमारी दृष्टिबाधित छात्राएं जुड़ी, उनका भी एक बार मैं स्वागत करता हूं। अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले एक जानकारी साझा कर दूं। हमारा अंत में एक इंटरेक्टिव सेशन, प्रश्न उत्तर सेशन होगा। मेरा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध रहेगा, यदि इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुख्य वक्ता के संबोधन के बाद अंत में माइक को म्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिस घड़ी का हमें इंतजार था, मुख्य वक्ता को सुनने का वो क्षण आ गया है। मेरा आज के माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध रहेगा कि वो आज के विषय पर प्रकाश डालें। माननीय महोदय जी। थैंक यू वेरी मच। आज का इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए मैं सर्वप्रथम अजय श्रीवास्तव का, चेयरमैन उमंग फाउंडेशन, संजीव शर्मा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस विषय को चुना, और ये आज के संदर्भ में भारतवर्ष में ही नहीं, ग्लोबली जो है हम निरंतर साइबर क्राइम की ठगी के शिकार हो रहे हैं, साइबर क्राइम की विक्टिम हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम है क्या चीज है। साइबर क्राइम जो है कंप्यूटर से संबंधित क्राइम है, कंप्यूटर क्राइम जिसको हम कह सकते हैं। इसमें कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जिसको आप यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी क्राइम को कमिट किया जा सकता है एज ए टूल। और सेकंड जो है, इसको टारगेट भी किया जा सकता है। आपका जो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, डिवाइस है, इसको टारगेट भी किया जा सकता है, एज ए टूल भी यूज किया जा सकता है, दोनों तरह से थ्रू इंटरनेट।
तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू जो है और कंप्यूटर के थ्रू जो किया गया क्राइम है उसको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आज के परिवेश में पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो करीब 700 मिलियन 72 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें 62 करोड़ जो आबादी है हमारी वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और जिसमें बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, 33% जो महिलाएं जो है इंटरनेट यूजर्स जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन हम कह सकते हैं यूज़ कर रहे हैं। और इस जो आज की इस डिजिटल एरा में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को, इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, सिक्योर वे में कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानकारी हमें होना बहुत नितांत आवश्यक है। और इस आज के इस टॉपिक में, आज के विषयों में हम इस पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम जैसे अजय श्रीवास्तव ने बात किया था कि क्या इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है? बिल्कुल हाँ। अभी मैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में सर्वप्रथम बात करूंगा कि इंटरनेट क्या हमारा मौलिक अधिकार है। इस बात की पुष्टि अभी हाल ही में जब आपने देखा कि भारतवर्ष में कई बार जो है इंटरनेट जो है कई क्षेत्रों में बैन किया गया, इंटरनेट शटडाउन हुआ है। करीब पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें, हमारे जो मिलिटेंसी वाले एरियाज है वहाँ पे कई बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। और इस संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी कहा है कि राइट ऑफ इंटरनेट शुड बी मेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। और इन्होंने, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात पहले यूनाइटेड नेशन ने करी थी, और आज जो है इस संदर्भ में भी बात हो रही है कि जो इंटरनेट है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। तो वर्ष मैं बात करूं अगर 4 अगस्त 2019, आप सभी को याद होगा जब भारतवर्ष की सरकार ने JNK में जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 370 को रिवोक किया था, उसमें जो 144 जो है धारा लागू हो गई थी और इंटरनेट शटडाउन जो है पूरे क्षेत्र में रहा। करीब 213 दिन इंटरनेट शटडाउन रहा। तो उसी दौरान जो है JNK एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। और उस टाइम जो है लोगों की जो मूवमेंट्स थी 144 के तहत जो है कुछ एरिया में जो है उनको रिस्ट्रेन कर दिया था, और शटडाउन की वजह से इंटरनेट फैसिलिटी भी बंद हो गई थी। तो इसी संदर्भ में अनुराधा बसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था कि भाई ये जो है मौलिक अधिकार के तौर पर है, इंटरनेट को बंद होने से लोगों के जो है जो ह्यूमन राइट है उसकी वायलेशन हो रही है, बिकॉज इट इज़ राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन जो है इसकी वजह से जो है वो कर्टेल हो रहा है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया था उसमें ये कहा था कि भाई अगर किसी भी इमरजेंट थ्रेट की वजह से इंटरनेट शट डाउन होना है तो वो बहुत कम समय के लिए होना चाहिए, उसको इतने प्रोलॉन्ग समय के लिए ना करें। तो ये उसके अलावा जो है फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने भी एक पिटीशन डाली थी। तो उसमें भी यही बात सामने आई थी कि भाई इंटरनेट जो है एक राइट्स है लोगों का, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट ऑफ हेल्थ है, इसी तरह से इसको भी कंसिडर किया जाए। और सितंबर 2019 में फाहिमा शरीन जो है एक केरला कॉलेज गर्ल थी, उन्होंने भी जब वहाँ पे हॉस्टल में एक ऑर्डर निकला था कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो है कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा, तो उन्होंने जो है केरला हाई कोर्ट में केस डाला था। तो उस केस में भी जो जस्टिस थे PV आशा, उन्होंने वर्डिक्ट दिया था कि भी इंटरनेट जो है इट इज़ ए नेसेसिटी और इट इज़ ए राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं जो ये पीछे 3 जो फैसले जो अदालत के आए हैं इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है एक फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों का है। तो भारतवर्ष में भी इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें
तो वर्ष 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें तो हम करीब 500 शिकायतें जो स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हमारा शिमला में है वहां पे साइबर ठगी के संबंध में आई है। अगर पूरे स्टेट के आंकड़ों की बात करें तो करीब 8000 शिकायतें जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 में साइबर ठगी से संबंधित आई है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की करीब 2000 शिकायतें और 1800 शिकायतें जो है सोशल मीडिया फ्रॉड से संबंधित है। इसके अलावा अदर्स मिसलेनियस कंप्लेंट्स जो है हमारे पास आ रही है। तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि इतनी जो शिकायतें आ रही हैं, जो लोग जो है विक्टिम हो रहे हैं साइबर ठगी के, तो उसके लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। वर्ष 2021 में राज्य साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है, हमने करीब 55 लाख रुपया जो है विक्टिम्स का, कंप्लेनेंट का भी वापस इन्वेस्टिगेशन के दौरान करवाया है, रिफंड करवाया है स्पीडी रिस्पॉन्स लेकर के। और लोगों को जो है तुरंत जो शिकायत हमारे पास आ जाती है हम उसमें प्रॉम्प्टली कार्य करके जो है जहां भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है उसको कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो साइबर ठगी की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा निहायत से जरूरी है ये रहता है कि हम लोग जो है साइबर ठगों के प्रलोभन में न आए। और साइबर ठग जो है भारतवर्ष में या पूरे ग्लोबली ये कैसे सक्रिय होते हैं, ये लोग, इसका मेन रीजन ये है, ये जो टेक्नोलॉजी के जो हमारे लूप होल्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लूप होल्स है, और फेक सिम कार्ड ले लिया, फेक सिम से जो है फेक अकाउंट्स खोल दिए, फेक अकाउंट्स खोलने से जो है फेक इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया है, और फेक इंटरनेट यूज करने से जो है वो लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा निहायत जरूरी ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे बैंकर्स है, चाहे ई वॉलेट्स प्रोवाइडर है, चाहे इंटरनेट प्रोवाइडर है, चाहे टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, उनको जो है अपना जो मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी फीचर्स है, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा। और लोगों को भी जो है जब भी आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको जागरूक रहना जरूरी है। प्रथम दृष्टिया जब भी कोई ईमेल्स आपको आती है, जब भी कोई कॉज आपको आती है, प्रथम दृष्टिया यह मान के चले कि यह फेक है। जब तक आपको पूर्ण तसल्ली नहीं हो जाती है कि भाई इस तरह का जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी कांटेक्ट कर रहा है, ये जेन्युइन आदमी है, और तब तक जो है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है आप ना करें। तो साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में जो नितांत आवश्यक है कि आपका जो डिवाइस है उसमें जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा जो अदर फीचर्स है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। आप इंटरनेट कहाँ से यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, किस पब्लिक आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है केयरफुल रहना है। और इसके अलावा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन सभी फीचर्स पे जो है आपको ध्यान देना है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो साइबर एक्सपर्ट्स है, जो गवर्नमेंट की जो है वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट का जो इंटरनेट को जो प्रदान करने का जो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट का जो ई सर्विसेज है, उसको सिक्योर करने के लिए जो है एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, जिसमें ज़रूरी होता है कि आपके जो बाहरी खतरे हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। और सेकंड, जो आपकी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की, वो इंटरनेट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर किया जा सके, और आपका जो डेटा है उसको मेंटेन किया जा सके। आपकी जो प्राइवेसी है डेटा की, चाहे आपके हेल्थ से संबंधित डेटा है, चाहे आपकी सिक्योरिटी से संबंधित डेटा है, कोई भी डिपार्टमेंट का डेटा है, या बैंक्स अकाउंट से संबंधित डेटा है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों का गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए नितांत आवश्यक है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या निजी तौर पे, जब भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या इंटरनेट पे जो है हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए नितांत आवश्यक है कि जो भी आपका कंप्यूटर का, अपने डिवाइस का जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड होना चाहिए। और उसमें जो भी एंटीवायरस है, एंटीवायरस अपलोडेड होना चाहिए, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सारे अपडेटेड होने चाहिए।
ताकि हम जो है नया वर्जन होना चाहिए उसका, ताकि जो है हम किसी भी तरह से हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हमारे डिवाइस के साथ ना हो, हमारे कंप्यूटर के साथ ना हो। तो इसमें अगर जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो ग्रोइंग डिजिटल एरा है, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप इस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हैं, और हमारे जो नेशन की प्रगति में आप जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बन करके, और साइबर इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी है, और सेकंड कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स का जॉब है, और सेकंड क्रिप्टोग्राफी या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स के तौर पर भी आप अपना जो है फील्ड चुन सकते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, और सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, और साथ में सिक्योरिटी एनालिस्ट। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, आफ्टर +2 जो है आप ये वाली जो फील्ड है इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये फील्ड में आप आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा जॉब चांसेस हैं, और आप जो है किसी भी तरह से जो है अपने को फाइनेंशियली भी सिक्योर कर सकते हैं इस फील्ड में आकर के, और जो है नेशन की जो समस्या है हेलो अमित जी, आप अपना माइक ऑफ कर दें। तो इस फील्ड में आकर के जो है आप देश की सेवा कर सकते हैं, और लोगों को भी ऐसे जो आने वाले जो चैलेंजेस है उसको निपटने के लिए आप जो है एक टीम जो है अच्छे ढंग से बिल्टअप हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आज की डेट में जो लॉ क्या है, साइबर लॉ क्या है, जो प्रिवेलिंग साइबर लॉ क्या है। तो जो भी साइबर क्राइम से संबंधित जो भी क्राइम होता है उसे इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन IT एक्ट 2008 की धाराओं के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर आप किसी भी तरह का वायलेशन जो है इस संदर्भ में कर रहे हैं। सबसे पहले है हैकिंग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंप्यूटर को हैक करता है, और चाहे फिजिकली तौर पे हैक करता है या रिमोटली हैक करता है, एक्सेस करता है या हैक करता है, तो उसके लिए जो है IT एक्ट की धारा 43 और 66 IT एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्राइम जो इंटरनेट के क्राइम है वो सिर्फ भारत के अन्य भागों में नहीं हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो है इस तरह का क्राइम नहीं हो रहा है। तो क्राइम की बात करें तो हिमाचल में भी अनऑथराइज एक्सेस ऑफ कंप्यूटर या हैकिंग के केसेस आते हैं। हाल ही में हमने साइबर क्राइम पुलिस शिमला ने एक केस इसमें वर्कआउट भी किया है। कांगड़ा का केस था कि किसी जो एम्प्लॉय कंपनी में काम करता था उसने जॉब छोड़ दिया, वो डाटा एंट्री का ही काम करता था। उसके बाद जब जॉब उसने छोड़ा तो वो दूसरी जगह काम करने लगा, तो उसको लगा कि कंपनी ने मुझे गलत ढंग से निकाला है। उसने एक दिन रात को अपना मोबाइल निकाला और कंपनी का डेटा जो है एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद जो भी एक्चुअली वो जो कंपनी थी वो व्हीकल्स को बेचना और खरीदना ये उनका जो है पेशा था। उन्होंने कंपनी का पूरा व्हीकल्स का जो सेल का डेटा था वो उड़ा दिया। करीब 50-60 लाख का नुकसान जो है कंपनी को किया गया। तो उसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उन्हीं का एक्स एम्प्लॉय जो है इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, और उसके अगेंस्ट हमने चार्जशीट कोर्ट में दायर भी किया है। तो ये इसके अलावा वायरस और स्पाईवेयर फैलाना। अगर सपोज करो आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है और आप जो है किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है, तो आपके द्वारा सिक्योरिटी फीचर जो है अडॉप्ट नहीं किया गया है कंप्यूटर पे, और आपके नेग्लिजेंस के कारण जो है पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो आपके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। लापरवाही का जो है नेग्लिजेंस जो एक्ट आपका रहा है, अगर आपने प्रॉपर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है, अपग्रेडेड सिस्टम यूज नहीं किया है, और जो है इसमें भी 43C IT एक्ट की धारा है, 66 IT एक्ट की धारा है, और अगर कोई नेशनल थ्रेट से रिलेटेड कोई
वायरस ऐसा फैलाते हैं, तो उसमें साइबर अपराध में जो है 66F के तहत जो है साइबर आतंकवाद की धारा का जो है जुर्म जो है बनता है, और इसमें उम्र कैद तक की सजा जो है क्रिमिनल्स को की जा सकती है। और इसके अलावा जो है डाटा अल्ट्रेशन, कंप्यूटर का किसी कंपनी का डाटा अल्ट्रेट करता है, तो इस तरह के केसेस भी हमारे हिमाचल में भी आए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फेक बिल जनरेट करना, फेक डेटा एंट्री करना, और फिर करोड़ों की जो है लाखों रुपए की चपत डिपार्टमेंट को लगानी। तो इस तरह का जो अभी दिल्ली का भी केस है, दिल्ली के में भी जो है जो वहाँ का जो कॉरपोरेशन था उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी के फेक बिल जनरेट किए गए थे। तो इस तरह का जो अल्टरेशन है, डेटा के साथ छेड़छाड़ है, और वो भी जो है इस श्रेणी में आता है और कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है। इसके अलावा जो है डेटा लीकेज है, चोरी है, डेटा को चोरी करने का है। आप किसी कंप्यूटर से डेटा चोरी करने का सेक्शन जो है IT एक्ट में 43B है, 66E है और 67E है। और सबसे जो महिलाओं और बच्चों की अगर बात करें, पोर्नोग्राफी कोई आप जो है इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसी सामग्री सर्कुलेट कर रहे हैं जो न्यूड है, पिक्चर न्यूड है, उसको एडिट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जो है आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पर भी आपके जो भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है MMS बना करके सर्कुलेट करना जो है कानूनी कार्रवाई IT एक्ट के तहत और इंडियन IPC के तहत की जा सकती है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी बच्चों की न्यूड पिक्चर्स तैयार करना और उनको सर्कुलेट करना या उसमें इंडल्ज रहना, तो इसमें भी सजा का प्रावधान है। और 67B IT एक्ट के तहत जो है 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना जो है इसके तहत जो है किया हो सकता है। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट जो कि काफ़ी प्रिवेलिंग है साइबर क्राइम में, जैसे क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या जो है डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन को स्टील करना, चुराना, फिशिंग कॉल के माध्यम से या रिमोटली एक्सेस लेकर के आपके डिवाइस का टीम किसी को कह दिया कि भाई ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, तो आपके डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लेकर के आपका जो डेटा है मोबाइल का उसको चुरा लेते हैं। जो अकाउंट से संबंधित जो आपका जो डिटेल्स हैं, इंटरनेट लॉगिन डिटेल्स है, वो चुरा करके जो है आपको साइबर ठगी का शिकार किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ईमेल स्पूफिंग है, और एक जो जेन्युइन ईमेल की तरह ही एक फेक ईमेल को क्रिएट किया जाता है, इसके थ्रू जो है स्पाईवेयर फैलाना, अकाउंट की बैंक की डिटेल लेना या हैकिंग करने के लिए यूज करना, मालवेयर को स्प्रेड करने के लिए ईमेल के थ्रू भी जो है साइबर ठगी की जा सकती है। और इसके अलावा है साइबर स्टॉकिंग या हैक ऑफ। साइबर स्टॉकिंग, बार बार जो है आप इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी महिला को या को जो है बार बार मैसेज कर रहे हो, और वो उस संदर्भ में भी जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये साइबर लॉज हैं, जो डिफरेंट लॉज हैं जिस पे जो IT एक्ट के तहत जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जब ये जो साइबर ठगी का जो मेन जो तरीका वो ही है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। आपको प्रलोभन दे दिया जाएगा कि भाई जो है आप बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अभी जो मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, OLX फ्रॉड पे है, कोई व्हीकल की खरीद फरोख्त का है कि भाई ये एडवर्टीजमेंट दी है, ये गाड़ी है, और जो लोग जो है बिना देखें ये वेरीफाई किए कि भाई ये जेन्युइन है, ये कहाँ से है, मनी ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके अलावा किसी ने रेंटेड अकोमोडेशन की एडवर्टीजमेंट आपने डाली है कि मेरे ये अकोमोडेशन है, मेरी ये बिल्डिंग है, मैंने ये सेल आउट करना है, रेंट पे अकोमोडेशन देनी है, तो जो भी आप इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो और वो कहीं ना कहीं फ्रॉडस्टर को आ जाती है, और उसी के थ्रू जो है वो सोशल इंजीनियर टैक्टिक्स से जो है लोगों को अल्यूर करने की कोशिश करते हैं
और उनको कहते हैं कि ठीक है भाई, हमें आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम जो है आपको पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है होटल बुकिंग की बात करें, अगर मान लो टूरिस्ट सीजन की में भिन्न भिन्न होटलों को ये कॉल्स आती है कि जी हम आपका हमने शिमला विजिट करना है या आपका एरिया में विजिट करना है, आप जो है हमें 2 कमरे चाहिए, आप जो अपना अकाउंट नंबर बता दो। तो इसी तरह से वो जो है अकाउंट डिटेल शेयर होने पर जो है वो, या रिमोटली एक्सेस लेने पर आपके डिवाइस की, वो जो है आपकी जो लॉगिन डिटेल है इंटरनेट की वो ले लेते हैं और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया जा सकता है। इसके अलावा यह नितांत आवश्यक है कि आज की डेट में जो अन्य चीजें चल रही है, जैसे सोशल मीडिया पे किसी की मॉफ पिक्चर बना दी है और किसी का वीडियो वायरल हो जाता है, तो उसके ये जो टेक्निक है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस है और फोटोज रहते हैं, जिसमें जो है आपका डीप फेक या डीप फेक जो वीडियोस हैं, जो भी आपने सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स अपलोड किए हैं या अपना कोई वीडियोस अपलोड किया है, उसमें वहीं से उठा करके जो सोशल मीडिया जो है आज की डेट में साइबर ठगी के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो है साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक गोल्ड माइंस है। क्योंकि हमारा जो बहुत सारा डेटा जो है सोशल मीडिया पे रहता है, चाहे वो आपका जो इवन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर है और यूट्यूब है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट्स में जो आपका लिंक बैंक खाते के साथ जो लिंक डिटेल्स है, जैसे ईमेल्स है और आपका जो मोबाइल नंबर है, वो भी आप उसी से ही आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो डिटेल जो है फ्रॉडस्टर तक सोशल मीडिया से मिल जाती है। आपका आधार कार्ड का डिटेल है, आपका पैन कार्ड का डिटेल है, आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर का डिटेल है, आपका ईमेल का डिटेल है, तो यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है साइबर ठगों तक पहुंच जाती है और आपको उसी के आधार पर जो है साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो ये आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं एंड फोटोशॉपिंग के थ्रू और मॉर्फिंग के थ्रू जो है वीडियोस को क्लब किया जाता है और किसी भी वीडियोस में जो है किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को वॉइस ओवर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा निहायत ज़रूरी ये रहता है कि जो भी सामग्री, जो भी पोस्ट, जो भी वीडियोस आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, प्रथम दृष्टया जो है उस पर विश्वास ना करें, जब तक कि दूसरे अन्य सोर्सेज से आप ये वेरीफाई ना कर दें कि ये जो पोस्ट है ये जेन्युइन है, ये जो वीडियो है ये जेन्युइन है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल AI जो टैक्टिक्स है उसके थ्रू जो है किसी भी व्यक्ति का वीडियो, किसी भी व्यक्ति का MMS, किसी भी व्यक्ति का जो है फोटो मॉर्फ करके बनाया जा सकता है। तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी पोस्ट पे, किसी भी डिफेमेशन, किसी भी आदमी का डिफेमेशन हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप अपना कमेंट्स तब तक उस पे ना डालें जब तक आपको ये विश्वास ना हो जाए कि ये सत्य है। तो अगर आप कोई भी पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डालते हैं और आप ये माना जाएगा कि आपने उस एक्ट को सपोर्ट किया है जो कि फॉल्स था और फॉल्स वीडियोस को सपोर्ट किया, फॉल्स फोटोज को सपोर्ट किया, फॉल्स जो पोस्ट था उसको सपोर्ट किया, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटीज डिफेमेशन से संबंधित आपके ऊपर आ सकती हैं। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि साइबर आपका जो सॉफ्ट कंप्यूटर है वो किस ढंग से जो इफेक्टेड इंटरनेट से रहता है। सबसे पहले जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है वायरस जो है आपके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और उसमें मालवेयर प्रोग्रामिंग्स होती है और उसकी वजह से जो है आपका कंप्यूटर जो है, जो आपका डेटा है वो हैक हो जाता है या डिलीट हो जाता है और आपको विजिबल नहीं रहता है। तो और इसके अलावा जो है कई एडवेयर्स जो पॉपअप मैसेजेस आते हैं आपके सिस्टम में, उसके थ्रू भी जो है कोई भी लिंक्ड जो है मालवेयर्स आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, जिस पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है।
और रैनसमवेयर अटैक्स जो कि बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, जिसमें जो है किसी भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है आपके कंप्यूटर तक जो है ये पहुंचाया जाता है, जिसमें जो है आपका डेटा पूर्ण रूप से हैक हो जाता है, लॉक हो जाता है आपका कंप्यूटर, जिसके एवज में जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है जो है रैनसम का डिमांड करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं, रिश्वत की मांग करते हैं। तो ऐसे एवज में आपको तुरंत जो है अपना जो कंप्यूटर है, अपना जो डिवाइस है, उस पर आप बिना छेड़छाड़ किए आप जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ला सकते हैं, और उसका जो किस वजह से जो है ये हुआ है उसका हम पूरा बैकअप ले करके जो है इसकी जांच की जा सकती है। और इसके अलावा आपके फिशिंग ईमेल्स है, फिशिंग कॉल्स है, इन्हीं सब सारी चीज़ों पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं बताना चाहूँगा कि साइबर का जो जितना भी ये फ्लो है, साइबर ठगी का जो ये फ्लो है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 95% हिमाचल प्रदेश में जो साइबर ठगी हो रही है वो बाहरी राज्यों से हो रही है। जो हॉट प्लेसेस है, बेंगलोर, अगर कोलकाता, बिहार का एरिया है, मेवात एरिया है, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, वहां से हम जो है ज्यादातर साइबर ठगी के हथियार हुए 95%। और जहां से हमें टारगेट किया जा रहा है, चाहे किसी की फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया या डुप्लीकेट अकाउंट्स बना दिया है, पैसों की डिमांड हो रही है, या आपको वीडियो कॉल आ रही है और आप जो है आपको कहा कि आप न्यूड हो जाइए, या और मतलब आप चैट करने के लिए कह रहे हैं, ये एक्ट रहता है। तो इसके अलावा जो है भारत जो है, अगर हमने एनालाइज किया डेटा कि भाई ये जो साइबर ठगी है इसमें इंडिविजुअल फॉल्ट कितना है, जो टारगेट हुआ है, जो विक्टिम हुआ है, उसका फॉल्ट कितना है, तो उसमें ये चीज सामने आया है कि जो विक्टिम है उसने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कम जानकारी थी और उसने कहीं ना कहीं अपना डेटा शेयर किया है, और सिर्फ 90% जो है विक्टिम जो है अपना डेटा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तभी वो शायद साइबर ठगी के लिए शिकार होते हैं। जिसके लिए नितांत आवश्यक यह है कि आप इंटरनेट पे सतर्कता बरतें, और अनजान व्यक्ति का कोई भी लिंक आता है, कोई भी कॉल्स आती है, प्रथम दृष्टया उसे फेक समझे। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो तब तक ना करें जब तक आपको 100% यह विश्वास ना हो जाए कि ये कंपनी जेन्युइन है, ये जो जॉब ऑफर उसने दी है मुझे वो जेन्युइन है, और इंश्योरेंस के नाम से ठगी है, इंश्योरेंस फ्रॉड है। मतलब इवन कई लोग लोन्स ले लेते हैं एप्लीकेशंस, इंटरनेट पे करीब 300-350 एप्लीकेशन गूगल पे ऐसी है जो लोन प्रोवाइड करने के ऑफर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लोन्स लिया। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर बीच में। जी हेलो सर, अगर आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑफ कर देंगे ना, एक्चुअली शायद आवाज ना डिस्टर्ब हो रही है। आई थिंक कई बार वो सिग्नल अगर आपका वीडियो थोड़ा ऑफ रहेगा तो शायद आवाज क्लियर आएगी। हाँ, रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 90% जो लोग हैं इंडिविजुअल फॉल्ट की वजह से, इंडिविजुअल जो कमी है उसकी वजह से साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ग्लोबली जो है हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर जो ये साइबर क्राइम जो है आज की डेट में सामने आया है, जो साइबर क्रिमिनल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से क्राइम कर रहे हैं, वो जो डेटा गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कर रहे हैं, और साइबर ठगी भी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से की जा रही है। तो भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जो है इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जो है जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, जिनमें अलग अलग राज्यों की टीमें बनाई गई है। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हमारा जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम 5 जो चंडीगढ़ के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह अलग राज्यों की भी टीमें बनाई गई है, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। तो ये जो व्यवस्था है ये I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन काउंसिल स्कीम के तहत ये किया जा रहा है, जिसमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ही ये व्यवस्था की गई है, जिसमें ये जो कोऑर्डिनेशन टीम्स है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो साइबर क्राइम में अगर कोई
ठगी का शिकार हो जाता है तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत जो है वो अपना रिपोर्ट साइबर क्राइम का कर सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 155260। तो इस टोल फ्री नंबर के तहत भी तुरंत अगर साइबर ठगी की रिपोर्ट आती है तो उसमें जो है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम तुरंत जो है पोर्टल पे अपलोड करते हैं, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे। पोर्टल पे क्या है कि आज की डेट में भिन्न भिन्न बैंक्स के नोडल ऑफिसर है और जुड़े हुए हैं और ई वॉलेट्स के नोडल ऑफिसर जुड़े हुए हैं। तुरंत जो भी आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन उसको ट्रैक करने का प्रयास करते हैं और उसको होल्ड करवाने का और फ्रॉडुलेंट अकाउंट को फ्रीज करने का प्रयास इसके थ्रू किया जाता है। इसके अलावा जो है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम्स भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से चलाई जा रही है और उस स्कीम के तहत जो है अभी हाल ही में 2018 में करीब 1.48 करोड़ रुपए जो है हमारी स्टेट के लिए भी आए थे, जिसमें जो है फॉरेंसिक जो लैब जो है FSL जुनगा में खोली गई है और इसके तहत जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और जो है पूरी स्टेट में करवाई जा रही है। पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, साथ में जो जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो है साइबर एक्सपर्ट्स भी इस साइबर क्राइम प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के तहत ही जो है साइबर एक्सपर्ट्स भी जो है हायर किए गए हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये भी डायरेक्शन निरंतर दी जाती है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे ज्यादा नितांत आवश्यकता है जागरूकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है इसके तहत जो है हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, के थ्रू जो है हम निरंतर जो है लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते हैं। और इसमें वर्ष 2021 में जो हिमाचल प्रदेश को जो है स्कॉच ग्रुप की तरफ से जो है अवेयरनेस और थ्रू सोशल मीडिया के तौर पर जो है प्रथम स्थान जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस का रहा है जागरूकता में, साइबर क्राइम में जागरूकता थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो हमने जागरूक किया है वर्ष 2021 में, उसमें स्कॉच ग्रुप की तरफ से हमें जो है प्रथम अवार्ड जो है दिया गया है। और तो जागरूकता ही एकमात्र जो है साइबर ठगी से बचने का उपाय है। उसके लिए जरूरी है, नितांत जरूरी है टेक्नोलॉजी का जानकारी होना। टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए जो है, क्योंकि प्राय ये देखने में आया है कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर इस चीज का ध्यान इतना ज्यादा नहीं जाता है कि वो उस डिवाइस को, उस कंप्यूटर को कितने प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव ढंग से यूज कर रहा है। चाहे स्कूल में बच्चे, अगर आप बच्चों की बात करें, स्कूल में जा रहे हैं तो इस चीज पे स्ट्रेस बहुत कम दिया जा रहा है कि वो उस टेक्नोलॉजी को सीखें, बजाय इसके कि वो उसको एक बार चलाना शुरू कर दिया तो ये मान के चलते कि भाई इसको आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो फीचर्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो फीचर्स है, कंप्यूटर से संबंधित जो सिक्योरिटी फीचर्स है, उसकी जानकारी नितांत आवश्यक है। तो इसके अलावा और कोई किसी का कोई क्वेरीज रहे तो बताएं। धन्यवाद माननीय महोदय जी, आपने आज के विषय से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, विषय पर गहरी चर्चा की, साइबर क्राइम, हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम पर विस्तृत विश्लेषण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आपसे प्राप्त इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम आगे एक मसाल के रूप में लेकर सोसाइटी तक ले जाएंगे। अब मेरा मिस आकांक्षा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में PhD कर रही सीनियर रिसर्च फेलो से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो आज के सेशन के प्रश्न उत्तर ले, इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करे। मिस आकांक्षा जी। Thank you, Abhishek. Thank you, sir, for your valuable guidance regarding the rights of individual against cybercrime. Sir, आपने हमें enlighten किया by touching on important topics जैसे कि cyber law. We also got to know
कि इंटरनेट अब रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फंडामेंटल राइट through certain landmark judgments made by the Apex Court. So, sir, if you permit, then shall I start with the queries? Okay, sir. यस प्लीज। सर पहला क्वेश्चन है संजीव की तरफ से। सर संजीव पूछ रहे हैं कि कुछ फेक मैसेजेस आते हैं फॉर सम प्राइस क्लेम। सर हम ये कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं इन फेक लिंक्स की? नहीं, किस संदर्भ के मैसेज आ रहे हैं, किस सम बारे में मैसेज आ प्राइस रहे हैं? क्लेम कि सर जैसे आप फॉर्च्यूनर जीत चुके हैं, क्लिक ऑन द लिंक। जी जी, अभी अगर आप बात करेंगे कि कोई भी लॉटरी जीतना, कोई भी प्राइज जीतना, ये अभी कल ही हमने स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी पोस्ट है, जैसे केबीसी के नाम से फ्रॉड, केबीसी लॉटरी जीतने के नाम से फ्रॉड। तो इस पे इस तरह के जो मैसेज है, कई बार इंटरनेशनल नंबर जैसे पाकिस्तान जनरेटेड नंबर्स 92+92 से भी आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल नंबर से भी आ रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप पे जनरली इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो कि इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स भी रहते हैं, जो कि उसके बैक एंड में कुछ और नंबर्स होते हैं, लेकिन जो आपको सामने विजिबली तौर पे नंबर्स दिखते हैं वो कुछ अलग दिखते हैं। जैसे कोई यूके का नंबर दिख जाएगा और अपना पाकिस्तान का नंबर दिख जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आपको इस तरह के मैसेज लॉटरी से संबंधित आते हैं या आप कोई प्राइज जीतते हैं, तो आपको इसको प्रथम दृष्टया सबसे पहले इसको फेक मान के चलना है। और अगर आपको पूर्ण रूप से तसल्ली करनी है तो आप इसको पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि भाई मैंने कोई आज तक कोई ऑनलाइन गेम नहीं खुली है और मेरा लॉटरी कैसे लग सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपको वेरीफाई करना है। अगर आपको उसमें कोई शक लगता है कि मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ईमेल्स हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, आप जो हैं वेबसाइट है हमारी, उसके थ्रू जो है हमें वो मैटर दे सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तभी आप जो है रिस्पॉन्ड करें, तभी आपने को उस पर रिस्पॉन्ड करना है। थैंक यू सर आकांक्षा सर, जस्ट इसको मैं थोड़ा और ब्रीफ करना चाह रहा था। लाइक कई बार कुछ मैसेजेस आते हैं कि आपने ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक्चुअली हमें तो मालूम है कि ठीक है वो फेक मैसेज है, लेकिन कई बार कुछ लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमें प्रोएक्टिव ऐसे मैसेजेस जो आते हैं, मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई प्रोएक्टिव एक्शन भी रहता है? जैसे हम कहीं कंप्लेंट करें सर इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है मैंने क्लिक नहीं किया, कोई और क्लिक करके ना फंस जाए उसमें, तो उसके लिए मतलब सबसे सिंपल मेथड क्या है? हम किस नंबर पे या किस ईमेल आईडी पे हम उसकी जानकारी दे सकते हैं सर? नहीं, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा गूगल पे जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जैसे साइबर क्राइम के कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा ईमेल एड्रेस है जैसे cyber@hp@nic.in। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9805953670। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.himachalcybercell.com। इसमें भी इसके थ्रू भी आप मेल रिपोर्ट कर सकते हैं। और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसके थ्रू भी आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम के लिए स्पेशली MHA की तरफ से जारी किया गया है 155260 155260। इस पे आपको किसी भी ये 24/7 ये नंबर जो है अटेंड होता है, और ये नंबर जो है हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अटेंड होता है 24/7। ओके सर, यानी अगर हम प्रोएक्टिव, अगर हमें लगता है ये कोई गलत मैसेज आ रहे हैं, तो हम प्रोएक्टिव भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ जागरूक, मतलब एज अ जागरूक नागरिक हम इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर दूसरा क्वेश्चन है विनोद शर्मा योगाचार्य की तरफ से सर साइबर क्राइम से सुरक्षा में आने वाले कानूनों का एक बार फिर से उल्लेख करने की कृपा करें। जी हाँ, साइबर क्राइम से संबंधित सबसे पहले तो अगर मोटे शब्दों में हम बात करें, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं साइबर क्राइम को 3 कैटेगरी में। इंडिविजुअल के अगेंस्ट साइबर क्राइम होता है, दैट इज स्टॉकिंग है,
पोर्नोग्राफी है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें हम ले सकते हैं साइबर टेररिज्म है, वेबसाइट हैकिंग है, और यानी पोर्टल वगैरह जो हैकिंग है गवर्नमेंट की वेबसाइट हैकिंग है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में या इंडिविजुअल के खिलाफ। और थर्ड नंबर है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स को हैक कर दिया, क्रेडिट कार्ड को हैक कर दिया, डेबिट कार्ड को हैक कर दिया, और आपकी जो भी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर दिया है। तो ये साइबर क्राइम को हम मोटे शब्दों में 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं: इंडिविजुअल क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसी में भी लॉ के जो प्रोविजन हैं, जो धाराएं हैं, वो अलग अलग हैं, तो उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कॉपीराइट एक्ट भी इन्वॉल्व है। किसी का कोई कॉपीराइट के तहत इन्फ्रिजमेंट है, या फिर आपके सीक्रेसी एक्ट के तहत किसी की सीक्रेसी को रिवील कर दिया गया है, वो है। और इसके अलावा जो है आईपी इंडियन पिनल कोड, इसके तहत भी जो है सजा का प्रावधान है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा वशिष्ठ की तरफ से है। शी इज आस्किंग, सर बाय चांस इफ वी क्लिक ऑन द फेक लिंक्स which can hack our phone data, especially our WhatsApp number, what steps should we take in that regard? हाँ बिल्कुल, अगर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, उसका जो डेटा है वो साइबर क्रिमिनल तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हाँ, अगर उसका रिमोटली एक्सेस आपके डिवाइस का ले लिया है टीम व्यूवर के थ्रू या कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके डिवाइस में हो जाती है, तो तभी जो है वो आपके डिवाइस का जो चैट है उसको वो देख सकता है। तो अगर इस तरह का फीचर्स है, रिमोटली एक्सेस का है, तो आपका जो डिवाइस है, या कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसको एग्जामिन किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड थी जिसकी वजह से जो है क्रिमिनल्स ने जो है आपका डेटा लिया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती हैं। तो अगर इस तरह का जो इंसिडेंट्स है वो काफ़ी रिपोर्टिंग होती भी है हमारे पास व्हाट्सएप से संबंधित, तो उसमें अगर आपको लगता है कि मेरा व्हाट्सएप जो है हैक हो गया, तो सबसे पहले जो है उसको लॉगिन वहाँ से लॉगिन ऑफ करिए, एंड फिर जो है दोबारा इंस्टॉल करने का प्रयास करें। तो उस टाइम तो नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक 3-4 आवर्स या 6 आवर्स का टाइम भी कई बार लग जाता है उसको दोबारा अपडेट होने में। थैंक यू। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सलोनी कुमारी की तरफ से है। सर शी इज आस्किंग, हाउ सेफ इज फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स एंड व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद यूजिंग पब्लिक वाईफाई? यस, पब्लिक वाईफाई अगर आप सपोज करो कहीं भी जा करके बस स्टैंड पे या अन्य कोई पब्लिक प्लेसेस पे जा करके वाईफाई आप यूज करते हैं, तो उसमें इस बात का चांसेस रहता है कि भाई आपका जो डिवाइस जिससे आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, इंटरनेट लॉगिन कर रहे हैं, तो उसका जो क्रेडेंशियल्स है कई बार लीक होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो जब भी आप इंटरनेट आपका यूज है, या आप जो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, आपके जो अकाउंट्स की जो क्रेडेंशियल्स है वो लीक होने के चांसेस रह सकते हैं। तो जब भी आप जो है इंटरनेट जो है फ्री इंटरनेट जो है आप यूज कर रहे हैं, तो उसको मैक्सिमम अवॉइड करें, और सिक्योर्ड वे में ही आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये फ्री वाईफाई है और उस पर ये एडवाइजेबल नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन बाय अल्ताफ राजा। सर ये पूछ रहे हैं कि कैन आई रिपोर्ट अनोनिमसली जस्ट इन केस इफ आई डोंट वांट टू शेयर माय इंफॉर्मेशन, कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं अनोनिमसली? यस, ये हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसमें भी फीचर्स है, आप अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी हमारे पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो 5000 कंप्लेंट्स आई है, हमने कभी भी खास तौर से ऐसे मामलों में जो सोशल मीडिया से संबंधित महिलाओं की शिकायतें हैं, हमने कभी भी किसी से कंप्लेंट एड्रेस लेने की हमने प्रयास नहीं किया है, और ना ही हम जानना चाहते हैं।
कि इस महिला का या इस गर्ल्स का होम एड्रेस क्या है। जब भी कोई शिकायत आती है हम जो है डायरेक्ट वे पे उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, उन स्थिति में अगर कोई क्रिमिनल FIR लॉज है और क्रिमिनल मैटर्स में कोर्ट में ट्रायल के लिए अगर एड्रेस रिक्वायर्ड है तभी हम जो है उनसे एड्रेस पूछते हैं, अदरवाइज हमारे को एड्रेस जानने की कोई आवश्यकता ऐसे केसेस में नहीं रहती है। थैंक यू सर। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन। सर क्या साइबर स्टॉकिंग साइबर क्राइम में आता है? साइबर स्टॉकिंग? हाँ, यस, बिल्कुल आता है। और इसमें बहुत सारी FIR है हमने दी भी है महिलाओं की शिकायत पर, और कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी इसमें बनी है साइबर स्टॉकिंग में। Okay, sir. Thank you. So there's last question by Sakshi Rana. She's asking about, can you tell us a little about briefly about artificial intelligence? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे कि मैंने थोड़ा चर्चा किया था शुरू में कि इसके तहत जो है जो कुछ सॉफ्टवेयर्स डिजाइंड है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू जो है डीप फेक वीडियोस तैयार की जा सकती है, फोटोज तैयार की जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति की वॉइस को वॉइस ओवर किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे जो वायरल वीडियोस सामने भी आए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी। जैसे बराक ओबामा का कुछ वीडियोस आए थे, अमेरिका में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, इंडियाज में भी कुछ वीडियोस पॉलिटिकल लीडर्स के आए हैं। तो जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेटेड किए जाते हैं, फोटोशॉप किए जाते हैं, मॉर्फ किए जाते हैं, और डीप न्यूड वीडियोस तैयार किए जाते हैं। तो इसका आज की डेट में जो है ये बहुत ज़्यादा उपयोग इसका किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। अगर आप में से किसी के और क्वेश्चंस है देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्कार जी। हेलो। यस प्लीज। सर नमस्कार जी। मैं जैसे आपने कहा कि जागरूकता ही साइबर क्राइम को रोकने का एक सबसे सशक्त माध्यम है, और मैं समझता हूं कि आज के समय में खासकर शिक्षा जगत में जब से कोविड-19 चल रहा है तब से हर बच्चे के लिए स्मार्टफोन्स का यूज करना, नेट का यूज करना मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो शिक्षा जगत में बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि जब तक टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज नहीं होती तब तक कोई भी कभी भी शिकार हो सकता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर विद्यार्थी स्मार्टफोन्स का या नेट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे साइबर क्राइम की ठगी का शिकार ना हो, और वो खुद तो जागरूक हों और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें। तो इसके बारे में साइबर क्राइम जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्या कर रहा है सर? जी हाँ, ये अभी कोविड सिनेरियो में हमारे पास भी कुछ शिकायतें आई हैं कि भाई ऑनलाइन सेशन के दौरान जैसे किसी अनऑथराइज्ड लोगों ने लॉगिन किया सेशन को और टीचर के साथ गलत लैंग्वेज यूज किया, गलत टेक्स्ट उनको सेंड किए गए, वल्गर वर्ड्स यूज किए गए। तो उसका शिमला के अगर स्कूलों की बात करें, 3-4 स्कूलों से हमारे पास शिकायतें आई थी जिसको हमने वर्कआउट किया। तो ये सामने आया कि उन्हीं स्कूलों के कुछ बच्चों ने दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जो है अपना लॉगिन डिटेल जो है शेयर की थी, और उन लोगों को हमने इन्वेस्टिगेशन में भी बुलाया और उनको इस संदर्भ में साइबर क्राइम के संदर्भ में उनको जागरूक किया। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। मैं ये बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की अगर आपके पास जानकारी है उसमें उससे आप जो है सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, और उसके थ्रू ही जो है आप अन्य को भी जो है जागरूक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा साइबर ठगी का जो मैंने आपको बताया कि 95% जो है हम बाहर से ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो चैलेंजेस है वो ये हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे बैंकर्स है, इनकी तरफ से अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें या टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, बहुत सारे सिम्स जो है फेक तौर पे सर्कुलेशन में है और हजारों की संख्या में जांच एजेंसी ने कई बार सिम जो है रिकवर भी किए हैं। एक सिम से जो है आप जाली ई वॉलेट्स खोल लेते हैं और इंटरनेट भी जाली तौर पे यूज करते हैं। उसके अलावा बैंक खाते आपके जो है नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स अकाउंट्स खुल जाते हैं और ये सारे के सारे जो है वो साइबर ठगी में इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप जाली सिम से इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो जांच एजेंसी जो है जो आईपी आएगा वो जाली सिम का आएगा और जो डिवाइस जो सारे बैंक वॉलेट्स यूज हो रहा है वो जाली सिम से यूज हो रहा है। तो जांच एजेंसियों को इतनी ज़्यादा मुश्किल इसमें है कि अगर किसी भी आदमी को जो है क्रिमिनल्स को है पिन पॉइंट करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। इन फेक जो सर्कुलेशंस है सर्विस प्रोवाइडर के कहीं ना कहीं जो लूप होल्स है उसका जो यूज करके ये साइबर ठगी में उपयोग कर रहे हैं, तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको जो साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नीड टू बी फिक्स इन द साइबर क्राइम। मेरा एक सुझाव है श्री नरवीर सिंह जी राठौर जी, जैसा कि प्रिंसिपल अजय वशिष्ठ जी ने अभी कहा कि स्कूलों में बच्चों को ये सब जानकारी नहीं होती है जिसकी चर्चा आपने की, और वो आसानी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर के किसी भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हर स्कूल में आमतौर पर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो एक कोई ना कोई कंप्यूटर या आईटी का टीचर होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ऑनलाइन सेशन आप उन टीचर्स के लिए ट्रेनर्स ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम आपका जो साइबर पुलिस डिपार्टमेंट है ये कोई इस तरीके से करे ताकि वो आप ट्रेनर्स तैयार कर दें और जो कि वो आगे अपना जो उनका ये क्या कहते हैं स्कूल या कोई दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चों को वो इस बारे में अवेयर कर सकें। क्या इस तरीके का कुछ प्रपोजल हो सकता है? अगर इसमें कहीं हमारी सरकार तक बात पहुंचाने की अगर आवश्यकता है तो हम भी इस सुझाव को आपके मतलब अपनी गवर्नमेंट तक हम ले जा सकते हैं कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो सारा दिन मोबाइल के साथ क्लास अटेंड करता है, इसके अलावा भी वो काफी कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करता है। तो कहीं इस प्रकार के सुझाव पर भी कोई विचार हो सकता है? जी हाँ अजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से साइबर जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि गवर्नमेंट जो है पुलिस और अन्य एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट करके और गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू, पुलिस जो है अपने तौर पे जो है स्कूलों में एनजीओ को शामिल करके और आम जन को जागरूक करे साइबर सिक्योरिटी के संबंधित साइबर जागरूकता कैंपेन चला करके उसकी निरंतर जो है अभी फीडबैक भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दी जा रही है 3 महीने में। लेकिन अभी जो कोविड सिनेरियो की वजह से जो है ऑनलाइन विजिट जो पुलिस स्कूलों के नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग रही, रेगुलर स्कूल्स नहीं ओपन हैं, उस वजह से कोविड सिनेरियो में जो है रेगुलर विजिट्स नहीं हो रहे हैं जिस कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अभी अगर ऑनलाइन सेशन पे जो है स्कूलों से जुड़ा जा सकता है, बीच में जुड़ा जा सकता है ऑनलाइन सेशंस में, और ये एक अच्छा प्रयास है। और आपका जो एनजीओ है वन फाउंडेशन के थ्रू भी हम जो है इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, आमजन को, बिजनेसमैन को, सभी सेक्टर्स को जो है जागरूक किया जा सकता है। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, there's one more question. Sir, Yes, please. yes. So this question is asked by Manish Saini.
ही इज आस्किंग कि कौन सी ऑनलाइन पेमेंट ऐप सेफ है, इज इट पेटीएम और भीम ऐप? नहीं, देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, भीम ऐप है या पेटीएम है, ये अपने आप में सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं अनसिक्योर की सिचुएशंस तब बनती हैं अगर हम लॉगिन डिटेल हमारी कहीं लीक हो जाती है, लॉगिन डिटेल हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हमारा डिवाइस का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तभी जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये भीम ऐप पॉलिसी की जो बात की है, तभी जो है रिस्क क्रिएट हो जाता है अगर हमारा क्रेडेंशियल्स कहीं शेयर हो जाते हैं या हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अन्यथा ये ऐप सेफ है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आकांक्षा जी। धन्यवाद माननीय महोदय, आपने प्रतिभागियों के प्रश्नों के थैंक यू बड़ा विनम्रता पूर्वक थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में विजुअली इम्पेयर्ड पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मिस इतिका चौहान जी से अनुरोध रहेगा कि वो आए और आज के मुख्य अतिथि के समक्ष वोट ऑफ थैंक्स रखे। मिस इतिका चौहान जी। धन्यवाद अभिषेक जी। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण की 7वीं साप्ताहिक परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा हमें साइबर अपराध से सुरक्षा के अधिकार पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने हमें बताया कि इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु इसका सही ढंग से उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आए दिन हम साइबर ठगी के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि 2021 में हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 8000 साइबर ठगी के मामले आए हैं, जो कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इन्होंने साइबर लॉ पर भी प्रकाश डाला तथा इससे संबंधित सभी के प्रश्नों के बड़ी ही स्पष्ट रूप से उत्तर दिए। अब मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का, जिनके सहयोग से ही इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का सफलता से संचालन हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ संजीव सर का, सुरेंद्र सर का, विनोद सर का, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अभिषेक जी का, आकांक्षा जी, प्रतिभा जी का तथा उमंग फाउंडेशन के अन्य सदस्यों का, जो इन साप्ताहिक परिचर्चाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य लोगों का तथा प्रतिभागियों का, जो अपना कीमती समय निकालकर इन परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, तथा मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि वे इसी तरह इन साप्ताहिक परिचर्चाओं में भाग लेते रहें तथा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का लिंक शेयर करें, ताकि वे भी इन परिचर्चाओं में भाग लेकर मानवाधिकारों पर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद इतिका चौहान। एक लास्ट में एक सूचना है, हमारा अगला कार्यक्रम इसी तरीके से 7 बजे से 8 सवा 8 बजे तक 16 जनवरी को होगा। उस दिन भी संडे है और उस दिन भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा कि मरीजों का जीवन बचाने के लिए अंगदान का अधिकार, यानी कि अंगदान कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके बारे में कानून क्या कहता है और उसके बारे में सावधानियां हमें क्या लेनी चाहिए। और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत महाजन, जो स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो नेशनल लेवल पर भी है, हर स्टेट में है, उसके वो जो है हेड हैं, उसको सोटो कहते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, कुछ इस तरीके से उसका नाम है। उसके वो हेड हैं, तो वो हमारे बीच में आएंगे और हमें बताएंगे कि किस प्रकार हम राइट टू डोनेट our organs for saving the lives of others, इसको हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और हम अपने जीवन में
अपने कौन कौन से अंग डोनेट कर सकते हैं, और जब हम ब्रेन डेड हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लोग हमारे किन किन अंगों का कितनी देर के भीतर दूसरों का जीवन बचाने के लिए दान कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह भी हम इसी प्रकार से नोटिफिकेशन और इसका लिंक आप सबको सर्कुलेट करेंगे, ताकि आप ये जो हमारा मानवाधिकारों से जुड़ा है एक बिल्कुल नया विषय है अंगदान का अधिकार, उसमें भी आप सभी लोग शामिल हो सकें। आप सभी का धन्यवाद।